Hello everyone, welcome to MS Academy and today I am going to discuss about the laws of motion. तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग शुरू करेंगे अरिस्टोटले फालसी से। अरिस्टोटली ने क्या उसका क्या कंसेप्ट था, उसकी हाइपोथेसिस क्या थी, देन इट विल बी फॉलोड बाय द लॉज ऑफ इनर्शिया। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स ने क्या अपना दिया लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, देन फॉलोड बाय द थर्ड लॉ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम क्या है, इम्पल्स क्या है, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। देन इट विल बी फॉलोड बाय द सर्कुलर मोशन हम लोग देखेंगे, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद द अरिस्टोटले फालसी। अरिस्टोटले जो है कि एक ग्रीक थिंकर था, उसका क्या कहना था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसका कहना ये था कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन so it will remain in motion. To keep it in motion we need to apply some external force. सपोज करिए अपने पास एक छोटे बच्चों वाली कार है, तो वो मोशन में कब तक रहेगी, जब तक हम उसके स्विंग को पकड़ के खींचते रहें या पीछे से धक्का देते रहें। तो अरिस्टोटले का ये मानना था कि दैट पर्टिकुलर वैन और कार विल कीप ऑन मूविंग अंटिल वी आर कीप ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो धागे से खींच रहे हो या उसको पीछे से धक्का दे रहे हो। तो यदि कोई भी कार है अपनी, सपोज करिए ये अपनी कार है, ठीक है, तो ये कब तक मूव करती रहेगी, तब तक मूव करती रहेगी जब तक या तो हम आगे से इसको खींचते रहे या पीछे से इसको धक्का देते रहे। अरिस्टोटले का यही मानना था। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एट दैट टाइम पीपल वर हैविंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग कि ये मोशन में रहने के लिए इसको हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कि हमें खींचेंगे तब ये मोशन में रहेगा, या हम इसे धक्का देंगे तो ये मूव करता रहेगा, ठीक है। जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अरिस्टोटले फालसी। अरिस्टोटले की जो है फालसी, उसका रॉन्ग हाइपोथेसिस था। क्योंकि ये बीसी में था, आई थिंक 384 और 384 टू 322 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट जो है इसने अपना थिंकिंग दिया था। तो वंडरफुल। In the modern age, in the 16 to 17th century, गैलीलियो है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनका काम खत्म। मैंने बता दिया इनका क्या कंसेप्ट था, जो एक्चुअली वो गलत है। इसको मैं प्रूफ करूंगा और आप भी देखेंगे कैसे गलत है। अब आते हैं आपके गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। लेट मी इरेज इट, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। गैलीलियो ने किया था, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसे, ठीक है। उसे लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it। यानी कि इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है, वट एवर पोजिशन और सिचुएशन, जो भी उसका स्टेट है, या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा। डेफिनेटली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो मूव कर रहा होगा मोशन, या तो रेस्ट में होगा, स्टेशनरी होगा। तो टू केसेस आर पॉसिबल। तो चाहे वो जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट में यदि चेंज करे, यदि मूव कर रहा हो, उसके मोशन को चेंज करे, मतलब या तो रोके उसको या तो उसके मोशन को और बढ़ाएं, तो उसका अपोज करेगा। तो उसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है उसमें इनर्शिया होगा, यानी इनर्शिया इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट। यानी जो भी इसकी स्थिति है उसमें हम लोग यदि चेंज करें तो वो अपोज करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए आप एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। क्रिकेट बॉल क्या है, क्रिकेट बॉल यदि फेंकी जा रही है और वो जैसे ही बैट पे आती है, ठीक है, तो बैट पे आने के बाद वो रुकती है। दैट मीन्स हम लोग उसका जो मोशन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, मोशन इज गेटिंग चेंज। तो वो जो है वो उसका विरोध करता है, उसका जो है वो विरोध करता है, जो बैट से लगता है विरोध करता है। कहने का मतलब क्या है,
अभी आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है, सपोज करिए कपड़ा है, ये डर्टी क्लॉथ है, इसको आपको साफ करना है। आपने स्टिक लिया और इसको पीटना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, इसमें से डस्ट बाहर आता है, डस्ट बाहर आता है। डस्ट बाहर कैसे आता है, आप समझिए डस्ट बाहर कैसे आता है। इनर्शिया अपने पास, सपोज करिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो रेस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है यदि वो रेस्ट में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। यदि उसके स्टेट में कोई चेंज करे, यानी यदि रेस्ट में है, सपोज करिए अपना फुटबॉल है, तो फुटबॉल है वो रेस्ट में है, अभी रखा हुआ है, यदि इसके स्टेट को हम बदलें, यदि किक करें इसे मोशन में ले आए, तो वो फुटबॉल इसका विरोध करेगा, इस एक्शन का हमारा विरोध करेगा। सपोज करिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल। अपने पास एक डर्टी क्लॉथ है, गंदा कपड़ा है, उसमें डस्ट लगे हुए हैं, उसको हमें साफ करना है। हमने स्टिक लिया, मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, उसको डस्ट बाहर आता है। कैसे आता है, हमारा जो पार्टिकल था, जो डस्ट पार्टिकल था, वो रेस्ट में था, जबकि हमने जो स्टिक लिया और पीटना शुरू कर दिया तो कपड़ा हमारा मोशन में आ गया, कपड़ा मोशन में आ गया, जबकि जो डस्ट उस पर लगा था वो अभी रेस्ट में था, तो डिटैच हो गया। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, कपड़ा में इनर्शिया ऑफ मोशन में चला गया, जबकि जो अपना पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो अपने रेस्ट में ही रह गया, तो इसलिए वो डिटैच हो गया, अलग हो गया। इस प्रकार से ये एक बेहतरीन उदाहरण है, एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब है यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, यदि उसके मोशन में आप चेंज करते हो तो वो उसका विरोध करेगा। दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ। इससे पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को ध्यान देते हैं क्योंकि बड़ा ही जरूरी है। अभी बेसिक है, हम लोग बेसिक में देखते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा कि सपोज करिए ये अपने पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सपोज करिए अपने पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। सपोज करिए एक प्लेन है, सपोज करिए फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यदि सपोज करिए अपने पास फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ से कोई बॉल हम लोग ड्रॉप करते हैं, सपोज करिए h मीटर हाइट से है सरफेस से, यदि कोई हम लोग बॉल ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल इधर आएगी। ठीक है, वो एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे जाएगी और साथ ही साथ वो इधर भी जाएगी, इधर कुछ ऊंचाई गेन करेगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट जिस हाइट पे छोड़ी गई थी सेम उतनी ही हाइट पे अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगी। कब, जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, रास्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, ठीक है, यदि सपोज करिए ये तो एकदम यूनिफॉर्म रहा, सपोज करिए ऐसे रहा और ये थोड़ा सा इसका स्लोप, थोड़ा सा स्लोपी रख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट h मीटर हाइट से छोड़ा गया है तो इधर भी अपना h मीटर तक चला जाए, यद्यपि उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, दो इट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस बट इट विल गेन द सेम हाइट, ऑलमोस्ट सेम हाइट। आइडियली कहें तो उतनी ही हाइट पे, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जो भी अपना अपोज कर होगा मोशन का, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, तो स्लाइटली चेंज आएगा उसके हाइट में, वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, बट आइडियली इसको वहीं तक पहुंचना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा। यदि आप सोचिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जो है इसको हम लोग स्ट्रेट रखते हैं, तो गैलीलियो ने क्या पाया, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। गैलीलियो ने ये पाया तीसरे एक्सपेरिमेंट में कि ऑब्जेक्ट जो h मीटर से हाइट से छोड़ी गई थी वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जा रही है, अनंत दूरी तक। क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि मैं फिर से उसी हाइट को गेन करूं, क्योंकि वो फिर से हाइट उसे मिल नहीं रही है। दैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही मूव करते जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, अनंत तक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए अरिस्टोटले क्या है, अरिस्टोटले का मानना ये था, जिसके फालसे में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जबकि
इन लॉ ऑफ इनर्शिया से हमें यह पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का यदि विरोध न किया जाए, यदि उसका उसका कोई अपोजिशन न हो, तो इट विल रिमेन इन मोशन। अभी आप देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेट इट बी हियर ओनली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest until and unless an external force is applied on it। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में हो, मूव कर रहा हो, मूव करता रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है उसको मूव करने के लिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कहीं रुका हुआ है, खड़ा है, तो इट विल रिमेन एट स्टेशनरी पोजिशन। कब तक? जब तक कि कोई बाहर से कोई फोर्स न लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, जो अभी इनर्शिया के थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा उसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यदि मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो मूव करता रहेगा, नो डाउट इन इट। और यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज न कर दें। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों बातें एक ही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए और इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे को ही सेटिस्फाई करते हैं, एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप समझ गए। इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ ए बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन इट एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काफी जबरदस्त मोशन का एक नियम है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आप समझिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट में आए हुए चेंज इन मोमेंटम का, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है उसके प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है। तो आपको पहले मोमेंटम जानना पड़ेगा। तो आइए समझ लेते हैं मोमेंटम क्या है। अगर आपने देखा होगा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा तो मोमेंटम आपको बताया था, मैं वहां पे मोमेंटम को बताया था m इंटू वी है। डायमेंशनल एनालिसिस में बताया था आपको m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम में बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो मोमेंटम क्या है? m इंटू वी, यही मोमेंटम है। इसे हम p से डिनोट करते हैं, इसे हम p से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है यदि उसके वेलोसिटी से, वेग से मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्टेंट मिलता है, जो प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। आगे अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, अभी पर्याप्त है सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए। ठीक है, अभी के लिए पर्याप्त है। सर व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी डेल पी, यानी m इंटू वी, पी इज इक्वल टू m इंटू वी, अभी बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम रहा, इसका रेट यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, वो भी पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही कहता है। यानी यदि आप इसको खोलें तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा K डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, अभी आप देखिए P को क्या लिख सकते हैं आप? P को लिख सकते हैं m इंटू वी, K को रहने दीजिए, कांस्टेंट बाहर है, तो आप लिख सकते हैं इसको m इंटू वी डेल बाई डेल टी। तो ठीक है, अभी आप क्या करें, डेल बाई डेल टी का मतलब क्या है? डी डी बाई डी टी लिख सकते हैं आप इसको,
स्मॉल चेंज के लिए आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, समझिएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। डिफरेंशिएशन स्पेशल क्लास में आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रेशन में लिमिट लेते हैं आदि आदि सब आप पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आप इन्हें यदि इस देखा नहीं हो तो आप देख सकते हो स्पेशल क्लास 1 और 2, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, m किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है कांस्टेंट होता है, तो उस बाहर आ जाएगा m d बाई डी टी ऑफ v एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन होता है। तो इसको लिख सकते हैं m इंटू ए, के कॉन्स्टेंट है। हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए k को 1 मान लेते हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, F is equal to m into a. This is many people will tell you about this only. F is equal to m into a. कोई पूछेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F is equal to m into a. बट एक्चुअली है क्या, ये उसका एक रिजल्टेंट है, एक रिजल्ट है। m into a is the resultant of second law. सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, that is equal to the rate of change of momentum of that object with respect to time. So basically this is all about k is equal to m into a, ठीक है। Hope you are comfortable with this and let's talk about the एक क्वेश्चन था जो मैं आपको कराने की सोच रहा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, कह रहा है कि ए बुलेट हैज अ मास ऑफ 0.04 किलोग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस टू द बॉडी, ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो अपना एक बुलेट है उसका वजन मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 0.04 kg, ठीक है, ये kg इसका मास दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है कि 60 सेकेंड बाद ये रुक जाता है, 60 सेंटीमीटर बाद, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है आपका s दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब आप लिख सकते हो 0.6 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि रुक जाता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो पूछ रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई किया है, जो बुलेट है वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई किया। यदि उसका मास दिया हुआ है 0.04 kg, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो पेनेट्रेट कर रहा है और 60 सेंटीमीटर गहराई तक गया है, तो आपको बताना है, यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट जो भी आपका बुलेट है, बुलेट गया तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गया ना, रुक गया। 0 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 90 था, 90 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a रखिए, s की वैल्यू 0.6 रखिए। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए आप। एक्सेलरेशन जैसे निकालेंगे आपको माइनस 90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6, एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा आपका, आप इसको कैलकुलेट करिए, एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा आपको, ये माइनस में आएगा। माइनस मतलब एक्सेलरेशन माइनस में आना मतलब उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, रुक रहा है ना, रिटार्डेशन। तो ए का मान आ जाएगा माइनस 6750, 6750 माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन। मास इज वेल already known, so we have to apply this formula, f is equal to m into a. So f is equal to m 0.04 into a is your 6750, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी पे, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मास दिया था, वेलोसिटी दिया था, डिस्टेंस दिया था, हमने थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन को अप्लाई किया एंड आई जस्ट कंक्लूडेड फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ए निकाल दिया, जो कि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली रुक रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मोशन को अपोज किया जा रहा है। चलिए ये रहा एक न्यूमेरिकल। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन, ठीक है।
एक्शन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आप समझिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करिए इस व्हाइट बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, ये व्हाइट बोर्ड भी हमारे तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यानी एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज करिए अभी हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया नॉर्थ से साउथ की दिशा में। सपोज करें नॉर्थ से साउथ की दिशा में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस पे? वॉल पे। वॉल भी, दीवार भी हमारे तरफ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, ओनली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स गेट रिवर्स्ड। यानी कि यदि हम फोर्स लगा रहे हैं F12 तो रिजल्टेंट जो फोर्स हमारे ऊपर लगेगा -F21 लगेगा। समझिएगा, केवल डायरेक्शन आपकी चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो होप यू आर कंफर्टेबल विथ द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ। जो अपना रॉकेट लॉन्च होता है वो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज अ लॉट टू अंडरस्टैंड एंड देयर इज अ लॉट टू। आप बुक्स स्टडी करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूँ। आप यू कैन प्रिफर एनी ऑफ द बुक, आइदर यू टेक्स्ट बुक और NCERT, फॉलो एनी बुक, सॉल्व एनी न्यूमेरिकल एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। सो यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। एक दो टर्म जो मैं आपको बताना चाहता था, इम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पल्स क्या है। ठीक है।